ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स क्या होते हैं? बेसिकली हमने पहले सीखे हैं सोल ट्रेडर पार्टनरशिप सीखे हैं, राइट। उसमें बेसिकली क्या होता था कि हम ट्रेडिंग करते थे, गुड्स खरीदते थे बाहर से और उसको सेल करते थे, राइट। हमने कोई गुड्स खरीदे और उस पर प्रॉफिट मार्जिन रख के, मार्कअप रख के सेल कर दिया, राइट। बट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, हम खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं गुड्स को। हम अपनी खुद की फैक्ट्री लगाते हैं, अपनी खुद की इंडस्ट्री लगाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उसको प्रोडक्ट को खुद प्रोड्यूस करते हैं और फिर सेल करते हैं आगे, राइट। सो व्हाई डू बिजनेसेस प्रोड्यूस गुड्स इंस्टेड ऑफ डूइंग ट्रेडिंग? ट्रेडिंग करने के बजाय बिजनेस गुड्स क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? हालांकि प्रोड्यूस करने में तो बड़ी हैसल है, बड़ा क्या कहते हैं मसला है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ज़ाहिर डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हैसल है, बहुत दिमाग खपाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें गुड्स को खुद प्रोड्यूस करना, फिर प्रोडक्शन लाइनअप देखना, बहुत सारी चीजें होती है, सप्लाई देखना, कितनी डिमांड है गुड्स की, वो सारी चीजें देखना। तो इस वजह से हमें क्या करना होता है कि गुड्स को खुद प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए ना, बट हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये रीजंस क्या होते हैं, क्या रीजंस होते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के? तो सबसे पहला रीजन होता है क्योंकि ज़ाहिर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है, प्रॉफिट मार्जिन इज गुड अगर हम गुड्स खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तो इसलिए भी गुड्स प्रोड्यूस की जाते हैं। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि गुड्स की क्वालिटी गुड हो, मतलब अच्छी हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट में कोई चीज़ लेने जा रहा हूँ और उसमें गुड्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं मुझे, ठीक है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और मैं चाह रहा हूँ कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाए, तो मैं खुद प्रोड्यूस करके उसकी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकूँ, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बना लूँ फ्रॉम मार्केट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या रीजंस हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल ऐसा कोई प्रोडक्ट हो, वो मुझे इसलिए प्रोड्यूस करना पड़ रहा हो क्योंकि क्या मार्केट में वो प्रोडक्ट बनता ही ना हो, यूनिक हो कोई प्रोडक्ट, तो भी मुझे खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं उससे ट्रेडिंग जाहिर ही नहीं कर सकता क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट है, तो मुझे खुद प्रोड्यूस करना पड़ सकता है। चौथा रीजन इसका ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल अपना ब्रांड बनाना है, कुछ कंपनीज जो होती हैं उनको अपना खुद का ब्रांड बनाना होता है, तो वो जब खुद ब्रांड नेम बनाना चाह रहे होते हैं तो वो प्रोडक्ट खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, राइट। खुद प्रोड्यूस करने के बाद अपना ब्रांड बनाते हैं, चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, खुद अपना ब्रांड बनाए और उसको आगे सेल करें, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मतलब प्रोड्यूस करता है गुड्स और ट्रेडिंग बिजनेस नहीं करता। अब प्रोडक्शन के लिए, अच्छा हमने आज तक पढ़ी हुई है इन्वेंट्री, सिंपल इन्वेंट्री, राइट। यहाँ पे होता है क्या है कि हम तीन तरह की इन्वेंट्रीज पढ़ते हैं, कि तीन तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं, तीन टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज होती हैं, ठीक है। एक इन्वेंट्री होती है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। एक मटेरियल कौन सी इन्वेंट्री होती है? रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है। अच्छा, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री क्या होती है? रॉ होती है, फुली रॉ होती है, इट्स अ फुली रॉ, रॉ फॉर्म में होती है, जो रेडीली, जो रेडीली उससे प्रोडक्ट बनना रेडी, रेडीली क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बनना, प्रोडक्ट उससे डायरेक्टली बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कार बनानी है, मुझे कार प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए मुझे स्पेयर पार्ट्स खरीदने होंगे, राइट, वो रॉ मटेरियल्स होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल गाड़ी के टायर लेने हैं, टायर ज़ाहिर है मैं खुद तो प्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं गाड़ी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, गाड़ी बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं शायद टायर परचेज करूँ, उसके बाद गाड़ी के लिए फॉर एग्जाम्पल स्टील परचेज करूँ, उससे मैं कार बनाऊंगा, राइट, पेंट परचेज करूँ। तो ये जो होते हैं रॉ मटेरियल, जो मतलब एक्चुअल फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों को खरीदना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस की जो इन्वेंट्री होती है वो बेसिकली वो होती है जो अभी तक पूरी बनी हुई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी तक पूरी प्रोड्यूस भी नहीं हुई और वो अभी इन द मिडल है। मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो अभी तक फुली फिनिश भी नहीं हुई है, बनी हुई भी नहीं है, और ना कि वो क्या कहते हैं रॉ में है। मतलब इस प्रोग्रेस में है कि वो चीज़ बन जाए, ठीक है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री क्या होती है? फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जिसमें आपको क्या होता है कि प्रोडक्ट बन चुका होता है, फुली तैयार होता है, बिकने के लिए वो रेडी रहता है। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री को कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट आते हैं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट अगर हम डिस्कस करें, पहली मेन इंपॉर्टेंट, हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ कॉस्ट पता होने चाहिए। एक होती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है?
डायरेक्ट कॉस्ट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द बिजनेस होती है, ठीक है। वो वाली कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन है, कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये वो कॉस्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे बिजनेस से, अगर मैं उस कॉस्ट को नहीं लूंगा, इस कॉस्ट की वजह से मेरा बिजनेस जो है वो क्या कर रहा होता है, उस खर्चे की वजह से मेरी प्रोडक्शन रुक जाए। ऐसा खर्चा जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन रुक जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक लेबर है, अगर मैं लेबर को वेजेस नहीं देता, तो एग्जांपल लेबर को मैं उसकी पे नहीं देता, ऑब्वियसली वो अगले दिन से नहीं आएगी, राइट। अगर अगर वो अगले दिन से लेबर मेरी नहीं आती, जो मशीन चला रही है या जो मशीन से काम कर रही है, या जो लेबर खुद से काम करी जो मेरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, अब वो लेबर जब अगले दिन से नहीं आएगी तो मेरी प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा। ये ऑब्वियसली आएगा। तो जब मेरी प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा, ऐसा खर्चा जो मेरी प्रोडक्शन पे इफेक्ट आ रहा है, वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सी? लेबर का खर्चा, मतलब फैक्ट्री वेजेस, जो लेबर की वेजेस होती है वो। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट लेबर का खर्चा, वो खर्चा जो मेरी डायरेक्टली प्रोडक्शन पे अफेक्ट कर रहा हूँ, वो मेरा कौन सा खर्चा होता है? डायरेक्ट कॉस्ट होती है। बात समझ आती है? कौन सी कॉस्ट होती है? डायरेक्ट कॉस्ट होती है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज आती है, रॉयल्टीज, पेटेंट, ब्रांड नेम जो होता है आपका, आप कह सकते हैं कॉपीराइट, ठीक है। ये वो खर्चा, जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी चीज प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लेते हैं, आईफोन है। आईफोन को iOS का क्या चाहिए था? लाइसेंस चाहिए। वो पे करते, सब्सक्रिप्शन ली हुई है उन्होंने iOS की, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग है, सैमसंग ने एंड्रॉयड की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, वो उनको रॉयल्टी पे करते हैं। वो सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए उन्होंने एक रॉयल्टी ली हुई है, मतलब एक लाइसेंस लिया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए वो पे करते हैं उसको ईयरली। अगर वो नहीं देंगे तो जाहिर है वो iOS है या एंड्रॉयड है, वो उनको उनकी सर्विसेज नहीं देगा, और वो आईफोन का कोई काम नहीं रहेगा, एप्पल का कोई काम नहीं रहेगा। बात समझ आती है? इसी तरह अगर मैं कहता हूँ दूसरी कॉस्ट जो होती है वो आपकी होती है प्राइम कॉस्ट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट इज बेसिकली जो सारी डायरेक्ट, मतलब सारी डायरेक्ट कॉस्ट का सम जो होता है ना, उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट, सारे डायरेक्ट कॉस्ट को अगर मैं ऐड कर दूं ना, तो बेसिकली क्या बन जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। और लास्टली आपके पास एक और तरह की कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं। अच्छा, अब जो आपकी प्राइम इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, वो आपके क्या होते हैं? बेटा वो सारे खर्चे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ना हो, कॉस्ट विच इज नॉट डायरेक्टली कॉस्ट विच इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन, ठीक है। क्या मतलब, कौन सी खर्चा ऐसा? फॉर एग्जाम्पल, आपका ऐसा खर्चा जो आपकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट ना आ रहा हो, ऐसा खर्चा जो आपकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट ना आ रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, हीट एंड लाइट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट अगर चली जाती है तो मेरी प्रोडक्शन पे उस पर कोई मसला नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैं जनरेटर चला लूंगा, कोई भी मतलब हल है उसका, राइट। उससे मेरी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी। फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर की सैलरी है, अब सुपरवाइजर को अगर मैं सैलरी नहीं देता, वो तो सुपरवाइज कर रहा है ना, वो तो सिर्फ देख रहा है कि लेबर काम कर रही है नहीं कर रही। अब मैं अगर सुपरवाइजर को सैलरी नहीं देता तो वो अगले दिन से काम पे नहीं आएगा। जब वो अगले दिन से काम पे नहीं आएगा तो मेरी प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगी? नहीं, ऑब्वियसली मेरी प्रोडक्शन पे इफेक्ट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लेबर को देख रहा है, काम असल जो कर रही है वो लेबर कर रही है। अगर मैं लेबर को पैसे नहीं देता, लेबर नहीं आएगी, तो लेबर का जो खर्चा है वो मेरी प्रोडक्शन पे इफेक्ट करेगा। तो इस वजह से लेबर की जो वेजेस है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, मगर सुपरवाइजर की सैलरी जो है ना, वो बेसिकली क्या है? इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो मेरी प्रोडक्शन पे इफेक्ट नहीं करेगा, मेरी प्रोडक्शन पे इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, रेंट हो गया, हीट एंड लाइट हो गया, तो ये जो मेरे खर्चे हैं ना, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। मतलब वो खर्चे जो मेरे फैक्ट्री के तो हैं, मगर मतलब इनडायरेक्ट हैं, जो मेरी प्रोडक्शन पे इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में जो स्टेप्स हैं, जो हमें फॉलो करने होते हैं, जो बनाना होता है, मतलब हम क्या क्या चीजें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बनाते हैं, तो स्टेप्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पहले बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम पहले बनाते हैं
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। सेकंड हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। और फिर हम बनाते हैं अपनी एसएफ की। ठीक है, ये तीन चीजें हम अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आपने हमेशा याद रखना है वो सारे खर्चे आएंगे जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं सिर्फ वो आते हैं। और इनकम स्टेटमेंट में वो सारे खर्चे आते हैं जो आपके ऑफिस से रिलेटेड है। देखो, आप जब अपने सेल करोगे प्रोडक्ट, वो फैक्ट्री से नहीं करोगे। फैक्ट्री से कहाँ जाएगा वो प्रोडक्ट? ऑफिस में जाएगा। तो सेल ऑफिस में होता है, तो प्रॉफिट हम इनकम स्टेटमेंट में निकालते हैं। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वो सारे खर्चे डालते हैं जिससे हमारी फैक्ट्री पे इफेक्ट आ रहा हो, मतलब फैक्ट्री का जो खर्चा हो। ठीक है, उससे हम एंड में निकालते हैं कि हमारी कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट है, कितनी हमारी एंड में कॉस्ट आ रही है। ठीक है ना। और एसओएफपी में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डालें, मतलब फैक्ट्री का खर्चा डालें या ऑफिस का खर्चा डालें। हम सारे खर्चे डालते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का अगर हम फॉर्मेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फॉर्मेट में सबसे पहली चीज आती है आपकी ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, हमने तीन तरह की इन्वेंटरी देखी थी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, राइट। मगर हमारे पास जो यहाँ इन्वेंटरी आएगी वो आएगी ओपनिंग इन्वेंटरी आएगी सबसे पहले रॉ मटेरियल की। ठीक है, फिर हम परचेजेस डालेंगे, ऐड करेंगे रॉ मटेरियल के। इसी तरह हम माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, मगर कौन सी इन्वेंटरी के? रॉ मटेरियल के। बेटा यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने आपने एग्जाम में मैंने पहले भी बताया था कभी भी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, परचेज रिटर्न माइनस करेंगे क्योंकि वो रिटर्न होगा। इसके बाद कैरेज इनवर्ड हमारा ऐड होगा, मगर वो वाला कैरेज है, डिलीवरी का खर्चा वो वाला है जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो। ठीक है, उसको ऐड करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने क्या करनी है? रॉ मटेरियल की माइनस करनी है। हमारा फाइनल आंसर जो आएगा, अच्छा ये जो आंसर आएगा यहाँ मैंने शो नहीं किया हुआ, इसको हमें शो करना है। ये आंसर जो है हमें क्या करना है बेसिकली, इसको हमें शो जरूर करना है एग्जामिनर को कि ये खर्चा जो है इसका नाम क्या है। ये बेसिकली कहलाता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। आरएम लिख रहा हूँ, आपने फुल फॉर्म लिखना है पेपर में, कंज्यूम। ये बेसिकली वो खर्चा है, रॉ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये बेसिकली इन सबको ऐड माइनस करके निकला है। ठीक है, ये आपने शो करना है जरूर अपना फॉर्मेट में। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है ये जरूर शो करना है अपने अपने एग्जाम में। इसके बाद आपने करना होता है ऐड डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर वो सारे खर्चे आते हैं, मैंने क्या बताया, जो आपके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन हो, वो सारे खर्चे जो आपकी प्रोडक्शन पे अफेक्ट करते हैं। जैसे फैक्ट्री वेजेस लेबर की अभी पीछे बताई, रॉयल्टीज हो गया, पेटेंट हो गया, ठीक है, कॉपीराइट हो गया, लाइसेंस हो गया, ये सारी एक ही चीज है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। और भी कुछ अलग अदर डायरेक्ट कॉस्ट हो सकते हैं, वो हमने सारे डालने हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे सारे वो खर्चे आते हैं जो फैक्ट्री के होते हैं। कौन से खर्चे होते हैं? जो फैक्ट्री के होते हैं। ये फैक्ट्री के होते हैं, ऑफिस वाले खर्चे आपने यहाँ नहीं डालने, ये बात याद रखनी है। आपने सारे वो खर्चे डालने हैं जो आपके फैक्ट्री के होते हैं। ठीक है, बट स्टेप्स में हमने ये बनाना है, तीन चीज। ठीक है, ठीक है। सो ये फैक्ट्री का होता है। अच्छा बेटा, यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, ये वाला जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा है, और ये वाला जो खर्चा है ये डायरेक्ट कॉस्ट है। तो मैंने एक चीज शो नहीं किया, यहाँ पे आपने शो करनी है अपने पास क्या, ये वाला जो खर्चा है जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, और ये वाला जो खर्चा है जो डायरेक्ट कॉस्ट आया आपका, इन दोनों को ऐड करके अपने एक फाइनल आंसर बनाना है, विच विल बी कॉल्ड अ प्राइम कॉस्ट। ये भी आपने शो करना है, ये भी आपने शो करना है, प्राइम कॉस्ट। ये आपने शो जरूर करना है। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? सारे डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड किया। बेसिकली हमने इसको और इस आंसर को ऐड किया, तो हमारे पास जो आंसर आया विच इज कॉल्ड अ प्राइम कॉस्ट। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब वो सारे खर्चे जो डायरेक्ट में नहीं आए मगर फैक्ट्री के हैं, वो सारे खर्चे जो डायरेक्ट में नहीं आए और फैक्ट्री के हैं, वो सब हम यहाँ लिखेंगे। जैसे रेंट हो गया, फैक्ट्री की सुपरवाइजर सैलरी हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई, मगर फैक्ट्री मशीन की। ऑफिस का कोई भी खर्चा नहीं आएगा, सारे वो खर्चे आएंगे जो फैक्ट्री के होंगे। ठीक है, सारे वो खर्चे आएंगे जो फैक्ट्री के होंगे, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, वो सारे खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो सारे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के हैं, वो सब हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इन सबको हमने ऐड करके यहाँ डाले। ये बेसिकली क्या है, हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये बेसिकली क्या है, हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, जो प्राइम कॉस्ट थी,
इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा, इसको हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कह सकते हैं हम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्लियर है? अच्छा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमने इसमें ऊपर हमने सिर्फ एक ही इन्वेंट्री यूज की, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की। हमारे पास तीन तरह की इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, राइट। हमने रॉ मटेरियल वाली तो ऊपर क्वेश्चन में यूज कर ली है, ओपनिंग और क्लोजिंग। नीचे हम क्या करेंगे बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री जो है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग, वो यूज करेंगे। ओपनिंग वाली हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग वाली हम माइनस करेंगे। ओपनिंग वाली हमें ऐड करनी है और क्लोजिंग वाली हमें माइनस करनी है वर्क इन प्रोग्रेस की, क्योंकि क्लोजिंग वाली जो इन्वेंट्री है वो बेसिकली आपकी क्या होती है, जाहिर है साल के एंड में बच गई है इन्वेंट्री, ठीक है, वो इन्वेंट्री अभी आपकी सोल्ड आउट नहीं हुई है, तो उस पर हम बेसिकली कॉस्ट जो है वो, प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री आपने यहाँ डाल दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने माइनस कर दी, तो आपके पास जो आंसर आया बेटा, इस आंसर को हम क्या कहेंगे, इस आंसर को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये बात आपने समझनी है, हम इसको क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा एडिट्स कर लेना अपने पास नोट्स में, ये सारी चीजें सही कर लेना कि किस चीज को क्या कहेंगे, जरूरी है। ठीक है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपका 11-12 मार्क्स का आता है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग का ये जो पूरा अकाउंट है बनाना, कभी कभी 8 to 12 के बीच में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आपने बनानी होती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट वही ट्रेडिंग बिजनेस की जैसे बनती थी उसी तरह हम स्टार्ट लेंगे। जो चेंजेस हैं वो मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सेल्स लिखनी है, उसमें सेल रिटर्न, रिटर्न इन्वर्ट कहते हैं, वो माइनस करना है। जब ये इसमें से माइनस करते हैं, हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम बेसिकली नेट सेल्स भी कह सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि उसको मैं नेट सेल लिखूं। ठीक है, इसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग आती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर अब मैंने आपसे तीन तरह की इन्वेंट्री पहले भी बताई थी, कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, राइट। अब हमारे पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, तीन तरह की इन्वेंट्री थी ना। अब आपने रॉ मटेरियल यहाँ यूज कर लिया, वर्क इन प्रोग्रेस आपने यहाँ यूज कर लिया, फिनिश गुड्स जो है आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री के आपके इनकम स्टेटमेंट में यूज होंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, फैक्ट्री ऑफिस का सारा खर्चा जो है वो इनकम स्टेटमेंट में आता है। ठीक है, तो हम फिनिश गुड्स जो है ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ लिखेंगे। दो तरह की इन्वेंट्री पीछे लिख चुके हैं, और तीसरी इन्वेंट्री जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे अपने इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स लिख दिया। इसके अंदर परचेजेस, अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, फिनिश गुड्स कुछ हमने प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, हमने शुरू में बात की कि हम प्रोड्यूस करते हैं गुड, बट फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह हुआ कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं है, मैं इतना प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और मुझे फॉर एग्जाम्पल खरीदना पड़ गया, लोगों की डिमांड इतनी है, तो मैं कुछ अगर यूनिट्स खरीदता हूँ बाहर से, तो वो परचेजेस फिनिश गुड्स की, जो बनी बनाई हुई गुड्स हैं, वो हमें यहाँ पे ऐड करनी है फिनिश गुड्स। ठीक है, दी हुई होगी आपको क्वेश्चन में। परचेज रिटर्न अगर है फिनिश गुड्स की तो वो भी। जब बेटा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे आती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो पीछे मैंने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये वाली वैल्यू आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगी। क्या आएगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी यहाँ पे आएगी। क्या आएगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ठीक है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद हम इसमें क्या करते हैं, कैरेज इनवर्ट ऐड करते हैं, मगर कैरेज इनवर्ट कौन सा वाला? फिनिश गुड्स वाला। अगर रॉ मटेरियल वाला कैरेज इनवर्ट है बेटा, हमने कहाँ डाला था? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डाला था। बट अगर फिनिश गुड्स वाला है तो हम कहाँ डालेंगे बेटा? यहाँ डालेंगे। इन सबको जब हम ऐड और माइनस करते हैं बेटा, इसका आंसर आता है, उसको हम कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इन सबको जब हमने ऐड और माइनस किया, इसका जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से बेसिकली हम माइनस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की देखो इन्वेंट्री सारी फिनिश गुड्स की यूज हो रही है। ये तीन तरह की थी ना, रॉ मटेरियल की सबसे पहले शुरू में यूज हो गई, ठीक है, इसी तरह वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री हमारी यहाँ यूज हो गई, ठीक है, और हमारी जो फिनिश गुड्स की है वो हमारी यहाँ यूज हो रही है। ठीक है बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम फिनिश गुड्स की माइनस करेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से, जो आंसर आएगा हमने यहाँ लिख दिया। ये हमारी बेसिकली क्या होती है बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। क्या होती है बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। इस कॉस्ट सेल्स में से जो हमने नेट सेल्स निकाली थी इस तरह की, इसमें से हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करना है, विच विल गिव यू द ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आंसर देगा हमें? ग्रॉस प्रॉफिट।
ठीक है बेटा, इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें इनकम्स को ऐड करना है और एक्सपेंसेस को माइनस करना है। इनकम्स में मैंने आसान सी चीज आपको क्या बताई थी, वो सारी चीजें डाल दो जिसके साथ रिसीवेबल लिखा हुआ है एक्सेप्ट ट्रेड रिसीवेबल। बेटा जिस रेंट रिसीवेबल हो गया, डिस्काउंट रिसीवेबल हो गया, कमीशन रिसीवेबल हो गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया, हमारे पास जो रिसीवेबल जिसके साथ लिखा हुआ है हमें सारे डालने हैं एक्सेप्ट ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमें रिकॉर्ड नहीं करना होता अपनी इनकम स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या है, एसेट है। ठीक है, बाकी जो सारे रिसीवेबल्स होते हैं ना, हमारी इनकम होती है बिजनेस की। ठीक है, तो सारी इनकम हमें डालनी है। तो इसके बाद पीडीडी का डिक्रीज, जी बेटा अलग होता है। पीडीडी का जो डिक्रीज है वो भी हमें इसके अंदर डालना है। ये कैसे निकालते हैं इसको अभी हम एडजस्टमेंट में क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमने सोल ट्रेडर में भी देखा था, तो उसी तरीके से निकलेगा ही। अगर फॉर एग्जांपल डिस्पोजल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमने नॉन करंट एसेट सेल किया है, उस पर अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो भी हमारा इसी के अंदर आता है। ठीक है बेटा, इन सबको हम ऐड करेंगे, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आंसर होगा। राइट, फाइनल आंसर जो आएगा बेटा वो ये आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस में मैंने कुछ मेन एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, मगर आपने जाहिर है जो जो एक्सपेंसेस दिए होंगे सब लिखना है। मगर कौन से एक्सपेंसेस, सिर्फ ऑफिस वाले। बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर ऑफिस वाले खर्चे आते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हमारे सारे फैक्ट्री वाले खर्चे आते हैं। ठीक है बेटा, इनकम अकाउंट के इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमारे सारे ऑफिस वाले खर्चे आते हैं। ठीक है, ऑफिस के जो जो एक्सपेंसेस होंगे, बेड डेट्स, इंक्रीज इन पीडीडी, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफिस की अगर कोई मशीन है। ठीक है, और बाकी सारी जो जो ऑफिस से खर्चे हैं ना ऑफिस के रिलेटेड, वो सब आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है बेटा, सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे ये एक्सपेंसेस को। ठीक है, और फिर बेसिकली हमने ग्रॉस प्रॉफिट में अपनी इनकम को ऐड करना है, एक्सपेंसेस को माइनस करना है, तो हमारा आंसर जो आता है वो कहलाता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या कहलाता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है बेटा, ये कुछ एक्सपेंसेस लिखे हैं मैंने जो बच्चे भूल जाते हैं, बाकी भी बहुत सारे एक्सपेंसेस बिजनेस के अंदर होते हैं जाहिर है। ठीक है, यहाँ तक हमारी इनकम स्टेटमेंट हो गई। एक बात याद रखना, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट जो है क्या है बेटा, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट तक बनाओ, तो ट्रेडिंग अकाउंट तक हमारी जो बनती है वो यहाँ तक बनती है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक। अगर आपको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट तक बनाओ इनकम स्टेटमेंट, बेटा सिर्फ आप ग्रॉस प्रॉफिट तक बनाओगे, पूरी नहीं बनाओगे। कहाँ तक बनाओगे? सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक। ये बेटा क्लियर है? अच्छा बेटा, इसके बाद हमारी बनती है एसओएफपी। एसओएफपी का फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का। एसओएफपी के फॉर्मेट के अंदर बेटा आपके सबसे पहले सारे नॉन करंट एसेट्स आएंगे। ठीक है, सारे नॉन करंट एसेट्स आएंगे जो जो आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है। उनकी कॉस्ट जो है वो आपकी पहले कॉलम में आएगी, उनकी जो एक्यूमुलेटेड टोटल डेप्रिसिएशन है वो सेकंड कॉलम में आएगी, और नेट बुक वैल्यू जिसको कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, नेट बुक वैल्यू जिसको हम कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, आजकल पेपर में एग्जामिनर यूज करना शुरू कर दिया उसने कैरिंग अमाउंट का, बट कैरिंग अमाउंट इज सेम एज नेट बुक वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ एसेट है। ठीक है, वो हमें निकालनी होती है। कैसे निकलेगी? कॉस्ट हमने लिख ली, उसमें से डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे अगर, तो हमारी क्या आ जाएगी? नेट बुक वैल्यू। ये जो कॉस्ट है इसमें से हमने क्या की बेटा, ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो हमारे नेट बुक वैल्यू आ गई, कैरिंग अमाउंट आ गई। कॉस्ट में से हमने ये वाले एसेट की भी डेप्रिसिएशन माइनस कर ली, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ गई। तो ये जो सारे नेट बुक वैल्यूज है इनको ऐड करेंगे हमारे पास, ये टोटल नॉन करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी। सारे नेट बुक वैल्यू को हमने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल नेट बुक वैल्यू आ गई। बेटा करंट एसेट्स को एग्जामिनर ने साफ कहा है इसी फॉर्मेट में लिखना है, आपने फॉर्मेट आगे पीछे नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह। ऐसा नहीं हो कि पहले आपने ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया और फिर आपने क्या कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख दी, ये गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, आपने सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखनी है, तीनों इन्वेंट्री लिखनी है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स की तीनों की इन्वेंट्री आपने क्लोजिंग वाली लिख देनी है। ठीक है, इन तीनों को लिखने के बाद आपने ऐड किया और सेकंड कॉलम में डाल दिया। इसी तरह आपने ट्रेड रिसीवेबल लिखा, ट्रेड रिसीवेबल में से आपने पीडीडी को माइनस किया, जो इस साल का पीडीडी है, इस साल का, दिस ईयर। अभी निकालेंगे ना, पता चलेगा कि कौन सा पीडीडी है, अपने पास लिख लो, दिस ईयर, इस साल का पीडीडी। इस साल का पीडीडी कौन सा वाला होता है अभी हम डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चन में।
तो इस साल का पीडीडी आपने क्या करना है बेटा, माइनस करना है। एक बात याद रखनी है, जब भी आप अपने ट्रेड रिसीवेबल लिखोगे उसमें से आपने अपने बैड डेट्स को माइनस करके लिखना है। ट्रेड रिसीवेबल जब भी लिखोगे उसमें से आपने अपने बैड डेट्स को माइनस करके लिखना है। ठीक है, बैड डेट्स को आपने पहले माइनस करना है, फिर आपने वैल्यू लिखनी है। उसके बाद आपने लेस पीडीडी आपने शो करना है कि पीडीडी इतना निकला था इस साल का, और वो मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल में से जब हम पीडीडी को माइनस करते हैं वहां पर जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं बेटा नेट रिसीवेबल्स। क्या कहते हैं, नेट रिसीवेबल्स। ठीक है, इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जिसका प्रीपेड हो, एडवांस में पेमेंट हो, वो हम सारे यहाँ लिखेंगे। या ऐसी इनकम जिसकी एक्रूड हो, वो हम सारे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ऐसी इनकम एक्सपेंस जिसका प्रीपेड हो हम यहाँ लिखेंगे, ऐसा इनकम जिसकी एक्रूड हो वो हम यहाँ लिखेंगे। और कैश एंड बैंक वाली वैल्यू भी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगर कैश में पैसा पड़ा हुआ है डेबिट, तो हम वो सारा कैश या बैंक वाला पैसा हम यहाँ लिखेंगे। ये सारे आपके इसी फॉर्मेट में करंट एसेट्स आने चाहिए। ठीक है, इन सारे करंट एसेट्स को हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे और यहाँ लिख देंगे। सारे करंट एसेट्स को हमने ऐड किया, यहाँ लिख दिया। बेटा हमने ऊपर निकाली थी वैल्यू नॉन करंट एसेट की, यहाँ हमने वैल्यू निकाली करंट एसेट की। इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को हमने ऐड किया, विच विल गिव यू द वैल्यू एज टोटल एसेट। ये टोटल एसेट्स है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब हमने क्या किया, एसेट्स और टोटल निकाल लिए। अब लायबिलिटी और कैपिटल के हम क्या करेंगे, लायबिलिटी और कैपिटल की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे अपना नेट प्रॉफिट, जो कहाँ से आएगा, हमारा इनकम स्टेटमेंट से आएगा। जो पीछे हमने इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाला है ना, यहाँ जो निकाला था, ये नेट प्रॉफिट हम जो है वो यहाँ लिखेंगे। कि बेटा ये हम नेट प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे। हमने अपने ओपनिंग कैपिटल नेट प्रॉफिट को ऐड करके यहाँ लिख दिया। अपने ओपनिंग कैपिटल नेट प्रॉफिट को ऐड करके हमने यहाँ लिख दिया। इसमें से हमने ड्राइंग्स माइनस की, ड्राइंग्स हमने माइनस की। हमारा जो आंसर आया, इस आंसर को हम कहते हैं बेटा क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ लोन आता है। लोन किसी से भी हो सकता है बेटा, बैंक से, और नॉर्मल लोन। तो नॉन करंट लायबिलिटी के हेडिंग के अंदर आपका लोन आ जाएगा। करंट लायबिलिटी के अंदर अंदर आपके पास एक ट्रेड पेबल्स है, एक आपके पास एक्रूड एक्सपेंस है, और एक आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, एक और चीज आप अपने पास लिख लो, आपकी प्रीपेड इनकम। ठीक है, ये भी आपकी क्या आती है, आपकी करंट लायबिलिटी के अंदर आती है। ठीक है, इन चारों चीजों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी टोटल करंट लायबिलिटी होगी। ठीक है बेटा, अब आपके पास ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये आपके पास है नॉन करंट लायबिलिटी, ये आपके पास है करंट लायबिलिटी। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, तो टोटल आपका आंसर जो बनता है वो कहलाता है आपका कैपिटल लायबिलिटीज। कैपिटल लायबिलिटीज, ठीक है, ये जो आंसर बनता है। और मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताई, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, प्रूफ करना चाहिए। कैपिटल लायबिलिटी का आंसर हमने यहाँ निकाला, और टोटल एसेट का आंसर जो है वो हमने यहाँ निकाला। दे शुड मैच विथ ईच अदर। ये जो आंसर है ये वाला, ये इसके साथ हमारा मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने ऐसे फील्ड में कोई ना कोई गलती की है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। एक पास पेपर का क्वेश्चन है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग बनाना है, और उसके बाद हमें अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का करंट एसेट का सेक्शन बनाना है। ठीक है, फिर आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग बनाना है और इनकम स्टेटमेंट बनानी है। आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे। इनकम स्टेटमेंट मैंने बता दी पूरा फॉर्मेट, तो वो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइएगा। ट्रेडिंग अकाउंट बोला हुआ है इनकम स्टेटमेंट का, ये ट्रेडिंग अकाउंट बोला हुआ है। इसका मतलब क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाना, मतलब सिर्फ आपको ग्रॉस प्रॉफिट तक बनाना। ठीक है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक बनाना। तो ये आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मैं 1 आपको करवा रहा हूँ अभी। बेटा 1 में आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, वही फॉर्मेट के हिसाब से हम बनाएंगे, बट सबसे पहले हम थोड़ी एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे। बेटा पहली एडजस्टमेंट जो है वो क्या कहती है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्वेंट्री जो है एंड की कितनी दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है हमेशा, जो भी एडजस्टमेंट में दी हुई होती है। ये सारी जो आपको इन्वेंट्री दी हुई है, कौन सी दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपके पास जो ऊपर मेंशन्ड होती है ना, ये वाली इन्वेंट्री, ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, तीनों की ओपनिंग इन्वेंट्री।
ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट हमें कहती है 30 सितंबर 2023 जनरल एक्सपेंसेस, जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 335 पर अनपेड। बेटा अनपेड का मतलब क्या है? अनपेड का मतलब क्या है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। अनपेड का मतलब है एक्रूड। और अच्छा बेटा, हम ये बात कर रहे थे कि नीचे आपकी जब भी इन्वेंट्री दी हुई होती है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, और ऊपर आपके पास जो भी इन्वेंट्री दी हुई होती है वो आपकी ओपनिंग। एडजस्टमेंट में जो इन्वेंट्री दी हुई होगी वो आपकी कौन सी इन्वेंट्री होगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। और ऊपर जो भी इन्वेंट्री दी होगी वो आपकी कौन सी इन्वेंट्री होगी? ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है। फिर इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो आपके पास जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ है वो 335 पर अनपेड। अनपेड का मतलब बेटा होता है एक्रूड, जो हमेशा ऐड होता है। तो हमें 335 जो है क्या करना है, जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस में ऐड करना है। इसके बाद आपसे कहते हैं इंश्योरेंस ऑफ 8,000 had been paid for July 2023 had been paid for July 2023 to June 2024। ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस के अंदर जो अमाउंट आई हुई है वो जुलाई 2023 से जून 2024 तक आई हुई है। अगर हम इंश्योरेंस की अमाउंट देखें, इंश्योरेंस की अमाउंट ये रही, राइट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। 8,000 इंश्योरेंस के अंदर है जो हमारी जुलाई से लेके जून 2024 तक है। अब हम साल का देखें, साल हमारा एंड कब होता है? तो अगर हम साल एंड देखें तो हमारा साल जो एंड होता है वो सितंबर 2023 में एंड हो जाता है। तो जो इंश्योरेंस जो 8,000 की है वो जुलाई से लेके जून 2024 तक है, मतलब 8,000 जो है वो पूरे साल का है। अब मुझे करना क्या होगा बेटा, ये पूरे साल का है, पहले तो मैं हमेशा इसका 1 मंथ का निकालूं। अगर 6 महीने का दिया होता तो भी मैं 1 मंथ का निकालता। तो मैं क्या करूंगा कि 8,000 को डिवाइड करूंगा 12 से, तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 8,000 को जब हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो इट गिव्स मी 666.66, राइट। इस तरह कुछ आ रहा है, 666.66। अच्छा, अब बेसिकली ये 1 मंथ की है मेरे पास, राइट। मुझे कितने महीने की चाहिए? मुझे सिर्फ जून, जुलाई, क्योंकि मेरा साल एंड हो रहा है सितंबर में, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने की चाहिए। इस आंसर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सिर्फ 3 से, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ 3 महीने की चाहिए। बाकी जो 9 मंथ्स की हैं जो इसमें गिवन है वो मुझे नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं जो 9 मंथ्स की आती है, तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 6,000। बेटा ये जो 9 मंथ्स की 6,000 आएगी, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6,000, ये मेरा बेसिकली प्रीपेड है जो मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया, राइट। ये मेरा प्रीपेड है क्योंकि मैंने ज्यादा पे कर दिया इसके लिए। मुझे सिर्फ अगले साल की चीज से कोई लेना देना नहीं है, मुझे एक्रूवल कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो जो 9 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे किया वो अगले साल आएगा, इस साल मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जो 6,000, जो 9 मंथ्स एक्स्ट्रा है, ये मुझे नाइन नाइन जो 6,000 है ये मुझे इसमें से रिमूव करने होंगे। आगे चलते हैं। रेट एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपोर्शन इक्वली बिटवीन द फैक्ट्री एंड द ऑफिस। बेटा ये जो रेट एंड इंश्योरेंस का जो खर्चा है ना, ये ऑफिस और फैक्ट्री में इक्वली डिवाइड होगा। पहले मैं इसको माइनस करने के बाद आंसर निकाल लूं जो मेरा क्या आता है। अगर मैं माइनस करूं उसको, 29,600 में 6,000 माइनस करूंगा, तो मेरे पास का आंसर आएगा 23,600। इसको मुझे इक्वली मतलब डिवाइड बाय 2 करके फैक्ट्री का अलग खर्चा होगा और ऑफिस का अलग। बेटा फैक्ट्री का कितना आता है? फैक्ट्री का 11,800 आता है, और ऑफिस का भी बेटा कितना आता है? 11,800। तो फैक्ट्री का खर्चा बेटा कहाँ आता है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग में। और ऑफिस का खर्चा कहाँ आता है? इनकम स्टेटमेंट में। ये जस्ट हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये बात समझ लेना कि पहले हम डिवाइड नहीं कर सकते, पहले हमें इसको एडजस्ट जरूर करना है एक्रूड प्रीपेड से, उसके बाद डिवाइड करना होता है, हमेशा याद रखना। इसके बाद फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन 25% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस्ट में से हमें पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, इनटू डेप्रिसिएशन की परसेंटेज लगानी है। बेटा हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का जो फॉर्मूला था बेटा, वो क्या था? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्रिसिएशन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो क्या था? एक कॉस्ट में से मुझे पुरानी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, इनटू डेप्रिसिएशन की परसेंटेज। फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट है 80,000,
और पुरानी डेप्रिसिएशन है 35,000। तो 80 में से मैंने 35 माइनस किया, इंटू परसेंटेज अप्लाई किया जो हमारे पास 25%। मेरे पास 11250 आंसर आता है इसकी डेप्रिसिएशन। अब मैं बनाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसको फॉर्मेटिकली लेके जाऊंगा। जो जो चीज़ें होती हैं वही हम देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। हम ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे रॉ मटेरियल की। तो यहाँ रॉ मटेरियल में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में नहीं लिखना। तो ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, ये वाली, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी ये वाली। तो ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल 4875 है, हम 4875 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है परचेजेस। अगर हमारे पास परचेज दी हुई रॉ मटेरियल की, ठीक है, तो रॉ मटेरियल की परचेज अगर हम देखें, हमारे पास रॉ मटेरियल की जो परचेज है वो गिवन है। सो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 56,400। तो 56,400 हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे परचेज रिटर्न अगर हो हमारे रॉ मटेरियल के। हम यहाँ देखते हैं परचेज रिटर्न हमारे पास नहीं है, तो हम फॉर्मेटिकली परचेज रिटर्न नहीं लिखेंगे। कैरेज इनवर्ट, कैरेज भी हमारे पास नहीं है। जो जो चीजें गिवन होंगी वो लिखनी है। उसके बाद हमारे पास आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। स्क्रीन शेयर सही नहीं हो रही, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर भी। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो रॉ मटेरियल की, वो हमने उसके बाद माइनस करनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की है 5110। ठीक है, वो हमने माइनस करनी है। फॉर्मेटिकली जा रहे हैं, परचेज रिटर्न हमारे पास नहीं था, कैरेज इनवर्ट भी हमारे पास नहीं था, तो हमारे पास 56165 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें ऐड करना है अपना डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन था, जो शुरू में हमारी बात हो गई थी इस पर। और मोस्टली जो मैंने लिखे हैं वही होते हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं आती उसके अंदर। अब मशीन के ऑपरेटर, फैक्ट्री के सुपरवाइजर, ये हमारी वेजेस जो दी हुई हैं सारी, इनमें से कौन सी वेजेस ऐसी होगी जो हमारी इसके अंदर आएगी, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आएगी, कोई बता सकते हैं? ये जो सारी वेजेस दी हुई हैं, सारी चीजें दी हुई हैं, इसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी आएगी? देखो, फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी तो नहीं आ सकती है, हम ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, राइट। मशीन को जो ऑपरेट कर रहा है उसकी सैलरी आएगी, क्यों? क्योंकि अगर वो ऑपरेट नहीं करेगा तो मेरी प्रोडक्शन रुक जाएगी। इस वजह से मशीन का जो ऑपरेटर है उसकी सैलरी जो है, वो मेरी डायरेक्ट है। ठीक है, मशीन के ऑपरेटर की वेजेस विच इज हाउ मच, 43,300। फिर मैं देखूंगा मेरे पास कोई रॉयल्टी या कोई पेटेंट नेम अगर गिवन हो, टू चेक दैट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास कोई डायरेक्ट और दिया हुआ है, तो मेरे पास और कोई डायरेक्ट का खर्चा नहीं है, तो मैं 43,300 को ही डायरेक्ट का खर्चा कंसिडर कर लूंगा। अच्छा, एक बात समझनी है कि हमने यहाँ पे जो ये कॉस्ट निकाली थी, क्या कहते हैं ऊपर, उसमें हमने ये वाली जो कॉस्ट है इसको हमने अलग से नहीं लिखा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये लिखना जरूरी है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, ये बहुत जरूरी है लिखना। ठीक है, तो ये आपने एक लाइन में हम लिख लेते हैं इसको भी। 56165 है इसका जो आंसर आया है ना, ये हमने अलग से शो करना जरूरी है। क्या चीज है ये? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है जी, ठीक है, इसका जो आंसर आया था।
ठीक है, मशीन ऑपरेटर की वेजेस आ गई है, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट हो गई आपकी। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ये दोनों खर्चे को जब हम ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर बनेगा उसको हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट। ये भी आपको अलग से शो करना जरूरी है। तो प्राइम कॉस्ट कितनी बनती है? 99465। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, ऐड करना है अपना इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हमने वो सारे खर्चे डालने हैं जो हमारे, वो सारे खर्चे आएंगे जो हमारे जो हमारे सारे फैक्ट्री के खर्चे हैं, मगर हमारी प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, सारे खर्चे आएंगे जो फैक्ट्री वाले हैं। जैसे हमने डायरेक्ट में जो डाल दिया ना, उसके अलावा जो बच जाएंगे वो सारे आएंगे मगर सिर्फ फैक्ट्री वाले। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से देखना स्टार्ट किए फैक्ट्री के सारे खर्चे, तो हमारे ये सुपरवाइजर की सैलरी है, ठीक है, डिलीवरी व्हीकल का जो ड्राइवर है उसकी सैलरी जो है, ठीक है, इसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस में सिर्फ फैक्ट्री वाला जो हमने अलग से डिवाइड किया एडजस्टमेंट के हिसाब से। जनरल में जनरल फैक्ट्री का खर्चा है, देखो फैक्ट्री लिखा हुआ है, वो भी आएगा। मशीन की जो डेप्रिसिएशन है वो भी फैक्ट्री उन्होंने लिख दिया है, उसकी भी डेप्रिसिएशन हमारी आएगी। तो वो सारी चीजें आएंगी जो फैक्ट्री का खर्चा है। तो फैक्ट्री के सुपरवाइजर की, डिलीवरी व्हीकल का, और हमारा क्या था, रेंट एंड इंश्योरेंस, जनरल फैक्ट्री इंश्योरेंस। अब ये मैं शॉर्ट फॉर्म और एंड का और लिख रहा हूँ, ये आपने एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, रेट एंड इंश्योरेंस, एंड एंड का वर्ड भी पूरा लिखना है आपने, कोई भी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल ना करे बिल्कुल भी। जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद मशीन की डेप्रिसिएशन। ठीक है, मगर ये फैक्ट्री की थी इस वजह से मैं डाल रहा हूँ, जो फैक्ट्री का खर्चे हैं वो सब डाल दो, उसके साथ फैक्ट्री का वर्ड है। रेट एंड इंश्योरेंस देखो मैंने फैक्ट्री का अलग निकाला है, उन्होंने खुद बोला था अलग से निकालो नीचे एडजस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो ये जनरल है इसके साथ भी फैक्ट्री लिखा हुआ है, तो जो जो फैक्ट्री का खर्चा होगा वो सब लिखना है आपने। सुपरवाइजर 25,000, 14250, 25,000, 14250। रेट एंड इंश्योरेंस जो था वो हमने कितना निकाला था फैक्ट्री का, 11,800, 11,800। उसके बाद जनरल फैक्ट्री का खर्चा, जनरल फैक्ट्री का जो खर्चा है वो है 9650 प्लस 335। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9985। ठीक है, 9985। उसके बाद फैक्ट्री मशीन की डेप्रिसिएशन भी हमने नीचे निकाली थी, 11250। ठीक है जी, इन सबको टोटल करेंगे तो वहाँ पे इनडायरेक्ट का खर्चा आ जाएगा। कैलकुलेशन कोई देख लेना साथ साथ, 72285। ठीक है, अब ये जो खर्चा है प्राइम कॉस्ट, इसमें से हमें इसको ऐड करना है। ठीक है, माइनस नहीं करना, हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड करना है, विच विल गिव यू द फाइनल आंसर एज 171750। ठीक है, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा इसके अंदर आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपने क्या करना है, इसमें ऐड करना है और लेस करना है क्या, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपने ऐड करना है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है,
और क्लोजिंग इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोग्रेस आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने देखनी है। तो वर्क इन प्रोग्रेस की जब ओपनिंग इन्वेंट्री हम देखते हैं, तो हमारी जो वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री 8125 है, क्लोजिंग है 7365। 8125 और 7365। तो ये ऐड और माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो आपकी ट्रांसफर होगी किधर, जो आपकी ट्रांसफर होगी अपनी इनकम स्टेटमेंट में, जो मैंने दिखाई दी आपको इनकम स्टेटमेंट में फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, 172,510, ये आपका जो खर्चा आएगा इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, इस तरह हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। फिर इसके बाद एक करंट एसेट का सेक्शन बनाना है। करंट एसेट का देखो मैंने आपसे कहा था उसी फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है जो एग्जामिनर ने आपको बोला हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जिस फॉर्मेट में मैंने आपको भेजा हुआ है उसी तरह आपने बनाना है। सबसे पहले आपने लिखना होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी सबकी आएगी, रॉ मटेरियल की भी आएगी, वर्क इन प्रोग्रेस की भी आएगी, और तो पूरी आपने एसएफपी नहीं बनानी थी, सिर्फ करंट एसेट सेक्शन बनाना है। करंट एसेट सेक्शन अगर हम देखें अपने पास, तो हमने क्या किया हुआ है, करंट एसेट सेक्शन ये वाली चीज हमने पूरे बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री तीनों की लिखेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स की शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। 5110, 7365, 5110, 7365 और 13725। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना होता है ट्रेड रिसीवेबल्स, मगर इसमें से बेड डेट्स अगर हैं तो माइनस करने के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ट्रेड रिसीवेबल्स अगर अपने देखें तो कितने हैं हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स अगर हम क्वेश्चन में देखें, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है 27,000। कैश एंड बैंक 1050 है। तो हमें फॉर्मेट के हिसाब से 27,000 हमने लिख दिया ना, 27,000 हमने लिख दिया। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम क्या करते हैं, इसमें पीडीडी नहीं है इस वजह से हमने डायरेक्टली लिख दिया अभी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैं कैश एंड बैंक लिख दूं, नहीं, मैंने फॉर्मेट के हिसाब से क्या बताया था आपने, सारे एक्सपेंस जिसका प्रीपेड है, सारे इनकम जिसकी एक्रूड है, वो सब लिखना है आपने पहले। तो आपके पास अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पास प्रीपेड ये था 6,000, प्रीपेड था ना, हमने माइनस किया था। और एक्रूड आपके पास जनरल फैक्ट्री का था। एक्रूड एक्सपेंस नहीं आएगा, और क्या चीज आती है, ऐसा एक्सपेंस जैसे इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, उसका प्रीपेड। और इनकम का एक्रूड आपका करंट एसेट में आता है, तो ये आपका एक्सपेंस है, उसका आपने क्या डालना है, प्रीपेड डालना है 6,000। हम ये वाली चीज नहीं डालेंगे 335, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, एक्सपेंस का एक्रूड है, और एक्सपेंस का एक्रूड हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, एक्सपेंस का एक्रूड हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता। तो हम एक्सपेंस का प्रीपेड हमारे यहाँ रिकॉर्ड हो, तो इनकम का एक्रूड, कोई ऐसी इनकम हो जिसका एक्रूड हो। तो यहाँ पे हमारे पास इंश्योरेंस का जो है वो प्रीपेड है। इंश्योरेंस का प्रीपेड कितना गिवन है, 6,000 जो हमने निकाला था, वो लिख देंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे हम लिख देंगे कैश और बैंक। ये कैश एंड बैंक की वैल्यू है 1,050। तो इन तीनों को भी वैल्यू को ऐड करके हमने यहाँ लिखना है इस कॉलम में। कोई भी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल ना करे पेपर में। 26,200। ठीक है, ये आंसर को हमें ऐड करना है 27,000 में, प्लस 6,000, प्लस 1,050, which will give you 60,250। यहाँ पे हमारा करंट एसेट सेक्शन खत्म हो गया। और फिर इसके बाद आगे थ्योरेटिकल सवाल है कि सारा सुपर फैक्ट्री सुपरवाइजर इज वेरी एफिशिएंट एट रनिंग अ factory, state which accounting principles are is complying with by not recording any value for this efficiency in our financial statement। अच्छा, तो सारा की जो फैक्ट्री के सुपरवाइजर है वो बहुत एफिशिएंट है फैक्ट्री को चलाने में।
रिकॉर्डिंग एनी वैल्यू फॉर दिस एफिशिएंसी। तो आप देखो किसी भी लेबर की जो एफिशिएंसी होती है ना, वो हम नहीं देख सकते। ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें कहता है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती ना। अगर लेबर कितना स्किल्ड स्किल्ड नहीं है तो उसकी हमारे पास कोई भी वो नहीं होती, एफिशिएंसी हम नहीं देख सकते, मेजर नहीं कर सकते। उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका कौन सा अप्लाई होता है, आपका मनी मेजरमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है यहाँ पे। मनी मेजरमेंट एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ तक हम